नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री हार के डर से कांप रहे हैं, कांपने लगा है नरेंद्र मोदी। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने कहा कि जो हाल पहले चरण में हुआ है बीजेपी का, दूसरे चरण में उससे भी बुरा हाल करेगी जनता। भारतीय जनता पार्टी अब मन की नहीं, अब तो संविधान की बात होगी। कैसे दोस्तों? आखिरकार राहुल गांधी की रैली में उमड़ गया महाराष्ट्र में जन सैलाब। और क्यों वीवीपैट वाले मुद्दे पर दोस्तों फंसा चुनाव आयोग को लग रहा था बस अब तो फैसला आने वाला है, लेकिन कल गेम ही उलझ गया जब जज ने सवाल पूछ लिए। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले फिलहाल मैनिफेस्टो देखकर नरेंद्र मोदी कांप रहे हैं। उनको हार का डर इतना हो गया है कि देश में अब नफरत फैलाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा वैसे भी बीजेपी मुद्दों की बात तो करती ही नहीं है। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना उन्होंने जनता को बताया कि उन्होंने गरीबी और महंगाई मिटाने के लिए क्या किया। यही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री डरते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बहुत डर लग रहा है, वो कांप रहा है हार के मारे। जाहिर सी बात है दोस्तों, हार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और प्रधानमंत्री को इस चीज़ का आगाज़ तब हो गया था जब पहले चरण की वोटिंग हुई। दरअसल पहले चरण की वोटिंग की वजह से क्यों डरे आप ये सोच रहे होंगे। पहले चरण में हुआ क्या दोस्तों, जो 2019 में जितने ज़्यादा वोट पड़े थे उसमें से बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, ये कहकर कि हम वोट नहीं देंगे। यानी कि देखा जाए तो अब की बार बहुत कम वोटिंग हुई, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। देखा जाए तो ये वो वोटर है जिसने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को इस बात की चिंता हो गई है कि इंडिया गठबंधन का डंका बज रहा है और हमें लोग वोट देने से भी कतरा रहे हैं कि 10 साल से एक ही बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। इससे क्या मिल रहा है? यही कारण जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कांप रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश बोले बहुत हुई मन की बात, अब करो संविधान की बात। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का हाल बहुत बुरा होने वाला है। जो हाल इनका पहले चरण में हुआ था उससे भी बुरा हाल हम दूसरे चरण में कर देंगे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही थी, अचानक से उसके सुर बदल गए। अखिलेश यादव ने कहा कि बताइए, जो इंसान डरा हुआ होता है वही मुद्दों से भटकाकर ऐसी नीच भाषा पर उतर आता है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान वाली भाषा पर उतर आए हैं। वो खुलेआम नफरती भाषण दे रहा है, कहना है कांग्रेस जो है आपकी संपत्तियां छीनकर मुस्लिमों में उनको बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। यही नहीं, एक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सारी संपत्तियां उनको बांटी जाएंगी जो मुस्लिम जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, घुसपैठिए हैं, और तमाम उनको ये सारी संपत्ति उठाकर दे दी जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री मुस्लिमों को घुसपैठिया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सारी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं मतलब मुसलमान, उनको संपत्तियां बांट दी जाएंगी, आपके मंगलसूत्र दे दिए जाएंगे। इस बयान पर घमासान भी मचा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे समझ चुके हैं वो ये चुनाव हार रहा है और यही कारण है जो वो नफरती भाषा पर उतरा है। और दोस्तों अगर हम अखिलेश यादव की बात का आकलन करें तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक पहला चरण नहीं हुआ था तब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा। दोस्तों आप उनके सारे भाषण उठाकर देख लीजिए। जैसे ही प्रधानमंत्री को भनक लगी कि पहला चरण हमारे हाथ से निकल गया है, गलती हो गई है, प्रधानमंत्री ने वही अपने असली मुद्दे उठाना शुरू कर दिए जो हिंदू मुसलमान के थे। नरेंद्र मोदी को इस बात का दोस्तों अनुमान लग चुका था कि अब उनको जनता वोट नहीं दे रही है। मैं फिर से लिख के देता हूं दोस्तों, इस देश में प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर ले, इस बार वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इस देश की जनता भगाएगी दोस्तों, दौड़ा देगी उन लोगों को। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, चुनाव आयोग के अधिकारी को बुला लिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल आपको बताते चले, वीवीपैट की पर्ची मिलान को लेकर लगातार बहस जारी थी। पिछली बार प्रशांत भूषण ने इसकी जो है वो की थी, इस पर प्रशांत भूषण ने सरकार की तरफ से। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे थे तो उसने कई सवालों के जवाब दिए और कई के नहीं दिए। अब कल हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन खुश होकर बैठा था कि उसके पक्ष में फैसला आने वाला है। और सच पूछिए तो बहुत सारे लोगों को भी लग रहा था कि अब तो पहले चरण का चुनाव ही हो गया। जो ये ईवीएम वीवीपैट वाला मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं
पक्ष में आ जाएगा चुनाव आयोग के। लेकिन आपको बता दें चले कल जब जो है यहाँ पर ये कहा गया कि भैया आप बताइए वीवीपैट की पर्चियों का मिलान क्यों नहीं हो सकता, क्यों पर्चियों को नहीं गिना जा सकता, और कई ऐसे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, जिसका जवाब दोस्तों आप समझिए जो पेश हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि बस तो आप उनको बुला कर लाइए जिनके पास इन सवालों के जवाब हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है, और अगर वीवीपैट का ये मुद्दे पर दोस्तों वो आ जाए कि हाँ 100% मिलान होना चाहिए, एक अलग बॉक्स में वीवीपैट की पर्चियों को डालना चाहिए, तो दोस्तों आप सोचिए कि बिल्कुल जो बेईमानी हो रही है वो तो रुकी जाएगी, लेकिन जिन लोगों को शक है दोस्तों ईवीएम पर, उनका शक भी दूर हो जाएगा। तो कम से कम ये चीज़ होना चाहिए। मुझे बार बार इस चीज़ को कहता हूँ मैं कि वीवीपैट पर्ची का मिलान होना चाहिए। बहानेबाजी नहीं चलना चाहिए कि एक पर्ची गिनने में 1 घंटा लग सकता है। आप बताइए एक पर्ची में 1 घंटा लगेगा, कितनी पतली पर्ची हो दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। उस पर्ची को गिनने के लिए भी मशीन बन सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और युवाओं के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक भी भाषण में इन लोगों का कोई जिक्र नहीं किया कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे या वो करेंगे। प्रधानमंत्री तो उधर ध्यान दे रहा है कांग्रेस की तरफ कि कांग्रेस का क्या घोषणा पत्र है। मैं पहली बार ऐसा इंसान देख रहा हूँ जो अपने घोषणा पत्र की तारीफें तो छोड़ दूसरे के मैनिफेस्टो की बुराइयों में लगा हुआ है। भैया आपके मैनिफेस्टो में क्या है, जनता को ये बताइए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता तय करेगी कैसा है। दरअसल दोस्तों दिक्कत ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है। ये मैनिफेस्टो हवा में नहीं बनाया गया है, ये मैनिफेस्टो जनता के से पूछताछ कर बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा हर साल, यानी कि दोस्तों महीने का 8,500 रुपये। कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने आज तक इतना बड़ा फैसला लिया हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप पूंजीपतियों को अमीर बनाओ, हम गरीबों को लखपति बनाएंगे। आप जो है लखपतियों को करोड़पति बना रहा हो। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर ये सरकार आ गई इंडिया गठबंधन की तो आप देखना देश का एक अलग माहौल होगा। न सिर्फ लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा बल्कि दोस्तों इस देश की जो खास कर गरीब बेचारी फैमिलियां हैं जिनको सच में दोस्तों पैसा मिलना चाहिए लेकिन खा कौन जाते हैं, जिनके पास ये पैसा आता है और गरीब परिवारों को पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसी को लेकर राहुल गांधी के जो मैनिफेस्टो में बातें की गई हैं उस चीज़ों से बीजेपी बहुत डरी हुई है। कभी प्रधानमंत्री कह रहा है मंगलसूत्र दूसरों को दे दिया जाएगा, कभी कह रहा है गरीबों की अमीरों हिंदुओं की संपत्ति मुस्लिमों में बांटी जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का डर है कि अगर दूसरे चरण में भी चुनाव में वोट नहीं मिले तो फिर क्या होना है। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। कहा बीजेपी चुनाव से पहले देश में माहौल बिगाड़ती है, बीजेपी को जनता इस बार वोट बिल्कुल ना दे। ममता बनर्जी ने अपील कर दी है लोगों से। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में तो बीजेपी का सूपड़ा साफ होने ही वाला है, लेकिन ममता बनर्जी ने जनता से अपील की है कि फ़िलहाल वो किसी भी तरीके से बीजेपी को वोट ना दे। उन्होंने आपको बताते चले जनता से अपील करते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। उन्होंने कहा जब भी ये लोग बंगाल में आते हैं यहाँ पर दंगे भड़काने का काम करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का एक ही मकसद होता है, देश में कैसे दंगे फैलाना है ताकि चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा मिल जाए। आपको पता है बीजेपी के बहुत सारे दोस्तों समर्थक दल हैं, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब बीजेपी के ही पैदा किए हुए दोस्तों वो हैं संगठन, सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। क्योंकि दोस्तों इन लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी सत्ता में है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये लोग इसी गलतफहमी में जीते रहते हैं दोस्तों। और आप समझिए इन तमाम लोगों को जो ये ज्ञान बांटते हैं ये कोई और नहीं है दोस्तों बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दूसरों को दोस्तों ज्ञान बांटते फिरते हैं। आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी ये तक नहीं कहा लोगों से कि देश में भाईचारा बहुत ज़रूरी है, आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा हो। वरना और कोई देश का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले इस पर लगाम लगाता कि देश में धर्म के आधार पर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खुद ही देश का प्रधानमंत्री खुले मंच से ये कहता है कि फ़िलहाल आपकी संपत्तियाँ छीन कर ज़्यादा बच्चों वालों को बांट दी जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में मुस्लिमों के लिए कैसा जहर घोला जाता है और ख़ुद के मन में क्या चलता रहता होगा
मुसलमानों के लिए, कल कैसे मुसलमानों को बदनाम करना है, कल कौन सा मुस्लिमों के बारे में झूठ बोलना है, ये नरेंद्र मोदी की असलियत है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखे हैं मैंने, जिनकी सोच मोदी जैसी ही है। मतलब बहुत सारी जनता भी ऐसी है जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही सोचती है, और वही लोग बीजेपी को वोट करते हैं जो हिंदू मुसलमान पे बिलीव करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। अब अखिलेश ने दोस्तों कहा बीजेपी को चुनाव से तो हराएंगे ही, लेकिन ढोल नगाड़े के साथ इनकी विदाई भी करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा बताओ कैसे पहले चरण का पहला शो ही फ्लॉप हो गया बीजेपी का, कोई भी टिकट काउंटर पर टिकट लेने नहीं गया। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान की आलोचना की। अखिलेश ने कहा कि अब तो सब कुछ होगा, मंगलसूत्र भी बीच में आएगा, हिंदू मुसलमान भी होगा, क्योंकि जब तक वो दोस्तों वो चलते रहेंगे चुनाव, तब तक नरेंद्र मोदी के मुंह से जहरीले बोल देखते रहेंगे। मुझे तो हैरत होती है कि सांप भी इतना जहरीला नहीं होता जितना कि नरेंद्र मोदी है। दोस्तों कैसे पलटी मारते हैं और कैसे दोस्तों मुद्दों को कहाँ घुमाना है, ये नरेंद्र मोदी ने अपनी इस उम्र में बखूब सीखा है। आप समझिए दोस्तों, हर इंसान की एक उम्र होती है, उससे ज़्यादा वो जी नहीं सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपनी उम्र से भी ज़्यादा लालच है दोस्तों। अच्छी खासी उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन लालच इतना कि अगर पीएम पद चला गया तो कार्रवाइयाँ होंगी मेरे ऊपर। यही नहीं, कार्रवाइयों से ज़्यादा मेरे सारे ऐश आराम छिन जाएंगे। बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमना, सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचवाना, अमेरिका जाना, लंदन जाना, वहाँ जाकर फ़ोटो सेशन कराना और अपने बड़े बड़े तारीफ़ें करवाना लोगों से, लोगों को डरा कर रखना, उन्हें धमका कर रखना, कोई मेरे ख़िलाफ़ बोले तो उसे जेल में डाल देना, ये सारी चीज़ें उनसे छिन जाएंगी। और दोस्तों जब ये मेरा बयान नहीं, प्रधानमंत्री के, ये खाली हाथ आया था झोला उठाकर चल दूंगा, लेकिन भैया अब झोला बहुत भारी हो चुका है। झोला उठाकर चलने में बहुत दिक्कत आ रही है प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि मैं सत्ता से चला गया तो क्या होगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़की प्रियंका गांधी। कहा प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र जैसे पवित्र धागे का अपमान किया है, मंगलसूत्र की कीमत सिर्फ महिलाएं ही जानती हैं। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मैं एक तारीफ ज़रूर करूंगा कि ये दोनों ने दोस्तों इस मुद्दे को लपक लिया है। इनको पता है दोस्तों कि बीजेपी मैनिफेस्टो को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस ने दोस्तों उल्टा मोदी से ही अपने मैनिफेस्टो का प्रचार करा दिया। आप सोच रहे होंगे कैसे। दोस्तों जब भी कोई किसी चीज़ की बुराई करता है तो इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। पहला तो ये, जनता के दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि यार इसके मैनिफेस्टो में ज़रूर कुछ ऐसा है जिससे कि ये डर रहा है सामने वाला, वरना आप समझिए आलोचना करने का कोई मतलब ही नहीं था उनके मैनिफेस्टो का। तो उल्टा प्रधानमंत्री अपने ही लिए खड्डा खोद रहा है। वो जितना मैनिफेस्टो के बारे में दोस्तों उड़ा रहा है, उतना ही बीजेपी कमज़ोर महसूस करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वोटर्स हैं वो तो यही सोचेंगे कि यार मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो बीजेपी झूठ फैला रही है, और ज़रूर बीजेपी को डर लग रहा है ये मैनिफेस्टो अच्छा है। तो प्रधानमंत्री उल्टा प्रचार करते फिर रहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। यही नहीं दोस्तों, दूसरी बात, प्रधानमंत्री बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है कि मंगलसूत्र छीन कर दूसरों को बांट दिया जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किधर लिखा है कि भैया महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर, संपत्तियां छीनकर हिंदू भाइयों की मुस्लिमों में बांट दी जाएंगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की जो सारी चालबाजियां हैं ये जनता बखूब समझ चुकी है, वरना कैसे पहले चरण में लोग वोट देने ही नहीं निकले। दोस्तों राज्य का चुनाव होता है तो शायद लोग फिर भी इसमें रुचि ले लेते हैं कि ठीक है हमारे राज्य का मामला है, हम जिता देते, लेकिन जब दोस्तों पूरे देश की बात आई है तो नरेंद्र मोदी को कोई वोट करना नहीं चाह रहा है। सब जानते हैं दोस्तों कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को एक ऐसी कगार पर लाकर खड़ा किया है जहां पर देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है। आप करते रहिए हिंदू मुसलमान, देश की जनता भी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूँगा, आज इस देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ देश के लोकतंत्र का अपमान किया है दोस्तों, बल्कि जो आज हमारे देश की हालत हुई है वो आपसे छुपी भी नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहे दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के संविधान को तार तार कर रखा है दोस्तों। आज हम विदेशों में जाते हैं, लोग आप समझिए नरेंद्र मोदी के नाम से ही ये छापते हैं कि देश में मुस्लिम विरोधी सरकार चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एंटी हिंदू सरकार चलाते हैं।
कई आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि ये प्रधानमंत्री जो है देश में धर्म के आधार पर लोगों को सजाएं देते हैं, और साफ दिखाई देता है जब भी पत्थरबाजी होती है तो बेचारे मुस्लिमों को जेल में ठूस दिया जाता है। कई ऐसे लोग निकलते हैं उसमें से जिनमें उनका पत्थरबाजी में उनका कोई हाथ ही नहीं रहता, इतने इतने दिन तक उनको जेल में ठूसा जाता है। विपक्ष के नेता, क्या बेचारा अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं है दोस्तों? उनको त्यौहार मनाने की वो नहीं है। आप समझिए, बीजेपी के खिलाफ बोल दो तो वो हिंदू नहीं है, इनके हिसाब से वो देशद्रोही हो जाता है। अरविंद केजरीवाल हिंदू धर्म से आते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव हिंदू धर्म से आते हैं, राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, और जो है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदू धर्म से आते हैं, ममता बनर्जी हिंदू धर्म से आती है। तमाम हमारे देश में आपको कहीं पर भी किसी बड़े पद पर कोई मुस्लिम नेता दिखाई देता है? नहीं देखा देता आपको। लेकिन क्यों बीजेपी दोस्तों लोगों में झूठ फैलाती है कि ये लोग मुस्लिम समर्थक हैं? आप समझिए, जबकि वो बेचारे सारे के सारे बिलोंग हिंदू धर्म से करते हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम कभी नहीं किया कि मुसलमानों के लिए कुछ कर दिया हो तो इनसे कहा जाए कि हाँ ये मुस्लिम समर्थक है। लेकिन सिर्फ ये लोग भाईचारे की बात कर देते हैं तो बीजेपी सोचती है इससे तो हमें नुकसान होगा, हमारी राजनीति को। तो इन लोगों को बदनाम करने के लिए बीजेपी कहती है ये तो मुस्लिम समर्थक है, ये तो हिंदू ही नहीं है, ये तो जो है देश विरोधी है। बीजेपी का बस न चले वरना वो इस देश के साधु संतों को भी हिंदू विरोधी बता दे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के पीएम है, सिर्फ एक धर्म के, सिर्फ मेजोरिटी जो उनके साथ है वो उसके पीएम है, बाकी सारे धर्मों को प्रधानमंत्री कुछ नहीं मानते। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री को लगता है कि हम हिंदुत्व को अपने कंट्रोल में लेकर रखेंगे तो जो देश की सबसे मजबूत मेजोरिटी यानी कि दोस्तों हिंदू धर्म की मेजोरिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा है देश में, तो उन लोगों के वोट से ही बीजेपी जीतती है। तो प्रधानमंत्री सोचते हैं इन लोगों को हमेशा बहका कर रखो ताकि ये लोग वोट हमें ही दें। और वो दिखाई भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई भी देता है कि जब जब प्रधानमंत्री जीत जाते हैं चुनाव तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो टोटका है ये काम कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल मुस्लिम धर्म को बुरा बोलना और हिंदू धर्म की बड़ाइयाँ करना या फिर हिंदू भाइयों को ये बताना कि देखो हम आपके कितने चहीते हैं। ओवैसी ने कहा इससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री देश को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तो सिर्फ मेजोरिटी जो है उसका ही पीएम हूँ, पूरे देश का पीएम नहीं हूँ। जिन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है या फिर जिसके धर्म में के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं दोस्तों, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद अगर आप ये सब कुछ करने के बाद ये कह दो कि भैया हमने जो योजनाएं चलाई हैं उसका फ़ायदा तो सभी को मिल रहा है, मतलब पहले मुस्लिम धर्म को इतना बदनाम कर दो, उसकी खूब आलोचनाएँ करो, जनता के सामने दोस्तों ऐसे प्रेजेंट करो और उसके बाद ये लगाओ कि हम जो भी कर रहे हैं बड़ा सही कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल देश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार पूरी हिल चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार की विदाई तय है, किसान के लिए कानून भी बनेगा लेकिन सरकार के जाने के बाद। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी के नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता। बीजेपी के नाम पर नरेंद्र मोदी फेमस हुए और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के नाम पर लोगों से वोट बटोरने शुरू किए। ये वही बंदा है दोस्तों जिसके बारे में खुद उमा भारती ने कहा था कि मोदी जो है वो विनाशकारी साबित होंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को तो पूरा बर्बाद कर ही दिया है, अब देश को बर्बाद करने आ रहा है। ये सारे बयानबाजी हमारी नहीं है, ये बयानबाजी है उमा भारती की, जब उन्होंने 2004 में ये सारे बयान दिए थे नरेंद्र मोदी को लेकर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उन्होंने कहा था महापुरुष नहीं बल्कि विनाशकारी पुरुष है नरेंद्र मोदी। गुजरात को जिस तरीके से बर्बाद किया है वैसे ही पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जब उनकी ही दोस्तों एक नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रही थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि जो उमा भारती हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के बारे में बात बोल रही, तो इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों। फिलहाल आप हमें बताइए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें जो सच्ची न्यूज़ है आप तक मीडिया नहीं पहुंचाता है दोस्तों वो हम